नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और बातचीत तो अब होगी लॉकडाउन 3.0 की, और इसमें क्या होने वाला है आगे। चूंकि समय अब इसका खत्म हो रहा है तो इसके आगे की स्थिति क्या होगी, क्योंकि ये हफ्ता बड़ा क्रुशियल है और हमें एक फैसला लेना है, सरकार को एक फैसला लेना है कि इसके आगे लॉकडाउन बढ़ेगा या ख़त्म होगा, या जो बहुत सारे राज्य सरकार प्रयास कर रही हैं कुछ अलग अलग जोन्स में बांट के इकोनॉमी को, देश को खोलने की जो कोशिश हुई है उसके नतीजे क्या हुए हैं। दरअसल सच देखें तो बड़ा हेजी सी पिक्चर है। कुछ आपको क्लैरिटी के साथ शायद समझ में नहीं आएगा कि दरअसल हम खोल रहे हैं कि बंद कर रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, रफ्तार कितनी है। ये बड़ा एक हेजी सी पिक्चर बन गई है। इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते के बाद तस्वीर देश की कैसी होने वाली है और हम उस स्थिति के लिए कितना तैयार है। क्या एक बार और लॉकडाउन बढ़ेगा या हम उन इलाकों को खोल देंगे, खाली कुछ इलाकों को छोड़ेंगे, और जो प्रयास किए गए हैं मजदूरों को इधर से उधर ले जाने के लिए ट्रेन चलाई जा रही हैं, इन सब का क्या असर पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कि मेडिकली ये 2 हफ्ते जो चालू हफ्ता है और इसके बाद वाला हफ्ता बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल होने वाला है। तो इसी में बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। परिचय कराऊं मेहमानों से। तो मेरे साथ हैं नरेंद्र तनेजा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके एनर्जी सेल के हेड भी हैं। साथ ही सुप्रिया श्रीनेत जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और आर्थिक मामलों की जानकार हैं, और हमारी इनकी बड़ी अच्छी बातचीत होगी भी, आप देखिएगा इकोनॉमिक इश्यूज पे। अभय दुबे प्रोफेसर साहब हैं CSDS के, सामाजिक विषयों पे बहुत अच्छी बातचीत होगी इनसे, और इस इशू को समझने की कोशिश करेंगे क्या हम मानसिक तौर पे लॉकडाउन हटाने के लिए तैयार हैं या अभी भी हम मन से तैयार नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति और जिस तरीके से मजदूरों का इधर से उधर जाना आना हो रहा है उसके क्या असर हो सकते हैं उस पर बातचीत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले तनेजा जी के पास चलेंगे, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ हैं, मान के चल रहे हैं उनको। तनेजा जी, मैंने जैसे अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा कि जो पिक्चर है वो बहुत हेजी है इस समय। समझ में ये नहीं आता देश में कि कहीं खुला हुआ है, कहीं बंद है, कहीं रेड जोन में कहने को सख्ती है लेकिन दरअसल सख्ती नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल जीवन वैसे ही चल रहा है जैसे ग्रीन जोन में चल रहा है। ग्रीन जोन के कुछ इलाकों, कुछ शहरों को मैं नाम ले लूँ जहाँ पे हर तरह की दुकानें खुल गई हैं, और इस तरीके की परिस्थिति जो बन रही है, तो मुझे ये समझाइए कि 17 मई के बाद की तस्वीर क्या होने वाली है। देखिए, पहला तो आपने थोड़ा एको हो रहा है, करा दीजिएगा। आपने कहा कि हेजी पिक्चर। देखिए, हमारा बहुत बड़ा देश है, 135-36 करोड़ की आबादी है, लगभग महाद्वीप के आकार का देश है। तो और राज्य के अंदर पास अपनी अपनी। तनेजा जी मैं आपको रोकूंगा। सर, आपका ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, तो मैं दोबारा रिकनेक्ट करा के आपके पास आता हूं। सुप्रिया जी, इसी सवाल पर आपकी टिप्पणी क्या है, तस्वीर क्या है इस समय? आपने जो बात कही कि तस्वीर थोड़ी हेजी सी है, बिल्कुल हेजी सी है, और हेजी सी इसलिए है, मैं इसको राजनीति से बिल्कुल भी नहीं जोड़ूंगी, लेकिन हेजी इसलिए है क्योंकि कहीं पर हमारी अप्रोच जो है अभी भी बहुत सेंट्रलाइज्ड है। अब ट्रेनें चलाने का काम है या हवाई जहाज की सर्विसेज का काम है या जो सप्लाई चेन्स रिस्टोर करने का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। जो माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश हो रही है उससे जो तस्वीर है वो और हेजी होती जा रही है। जो कर्नाटक में स्थिति है वो उत्तर प्रदेश से बिल्कुल अलग है, गुजरात की स्थिति महाराष्ट्र से अलग है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है उसकी वजह से पिक्चर और क्लियर होगी, और मेरी आशा और विश्वास है कि जो आज चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, जिसके अभी कुछ स्केची डिटेल्स ही आए हैं, उसमें जरूर ये बात हुई होगी कि हम सब एक साथ मिलकर लड़ें। लेकिन उस साथ मिलने की लड़ाई में अग्रम जो सैनिक हैं वो स्टेट्स हैं, और स्टेट्स को आपको एम्पावर करना पड़ेगा, उनको क्षमता देनी पड़ेगी, उनकी संसाधन देने पड़ेंगे, उनको फंड्स मुहैया कराने पड़ेंगे। ये पिक्चर हेजी अभी इसलिए है क्योंकि एक स्ट्रैटेजी सबके लिए बनाई जा रही है, वो हो नहीं सकता है। ये बहुत डायनामिक सिचुएशन ऑन द ग्राउंड है, ये सिचुएशन स्टेट्स को ही हैंडल करनी है। तो किसी भी तरीके से आप सेंटर से इसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकते। स्टेट्स को एम्पावर करिए, उनको स्ट्रैटेजी बनाने दीजिए, पिक्चर क्लियर और साफ हो जाएगी। जी, आपका ऑडियो जुड़ गया है, सही हो रहा है, अब आप बताएं सर। नहीं, देखिए, मैं अभी सुप्रिया जी को भी सुन रहा था, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है अपने को। एक तरफ तो कह रही है डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, दूसरी तरफ बोलती है कि भाई
केंद्र सरकारी सारा काम करे, पैसे भी वही मुहैया कराए, साधन भी वही मुहैया कराए। देखिए, हम अपनी बात करेंगे। यहाँ पे ये देखना है कि अभी तक नीरज जी, आपने जो हेजी पिक्चर की, वो हमारे देश का आकार बहुत बड़ा देश है और डिसेंट्रलाइज, हमारा संविधान ही इस बात की कहता है कि हर राज्य को काफी हद तक उसके अपने अधिकार होते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। आपने सुना था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के एक्सटेंड करने से पहले ही फर्स्ट राउंड के बाद उन्होंने कहा था मैं तो कर रहा हूँ, और उन्होंने उसकी घोषणा भी कर दी। कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं और एक राज्य है, संविधान के अंतर्गत उनके पास वो पावर है, उन्होंने किया। कई राज्य अपने अपने फैसले ले रहे हैं, यही हमारी लोकतंत्र, यही संविधान इस बात की इजाजत देता है। लेकिन साथ में अभी दूसरी बात यह है कि अभी युद्ध जारी है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस का युद्ध खत्म हो गया, अब हम उसका सारा जो है एनालिसिस करें, कहाँ किस चीज की जरूरत है, और उसका अभी तो शुरुआत किसी को नहीं पता। ये जो कोरोना वायरस का जो हमारा दुश्मन है, उसकी गति क्या है, उसकी चाल क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मंजिल क्या है, किसी को नहीं पता। बेस्ट डॉक्टर्स को, बेस्ट एक्सपर्ट को पता, कुछ विपक्ष के नेताओं को पता है, वो पता लगे, वो हमको पता नहीं रहे। जो डॉक्टर नहीं जानते उनको पता भी एक अलग विषय है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि ऐसे हालात में जब युद्ध जारी है, और साथ में हमने ये भी देखा जो पैसे लिए जिससे कि आर्थिक थोड़ी सी जो है रफ्तार धीमी पड़ी थी, उसको भी करा जा रहा है। 5 राउंड, आज 5वां राउंड चल रहा है मुख्यमंत्रियों के बातचीत से। प्रधानमंत्री का सीधा, मंत्रियों की बातें अलग हो रही हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी के अलग हो रही है, तमाम कई परतों पर लगातार केंद्र और राज्यों में बातचीत चल रही है। और वो बातचीत इसीलिए क्योंकि हमारा जो संविधान है कि मिल के करेंगे। और अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जगह जगह अलग अलग बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं उनके खुद के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सहयोग कर रहे हैं, वो तो बातचीत कर रहे हैं, वो तो उनको राज्य चलाना होता है, वक्तव्यबाजी खाली नहीं करनी होती। लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस नहीं है, बात यह है कि एक दुश्मन है जिसका नाम कोरोना वायरस है, हम मिलकर उससे लड़ेंगे। और देश की जनता 136 करोड़ व्यक्ति, चाहे वो उन्होंने वोट किसी भी पार्टी को दिया, वो आज प्रधानमंत्री को अपने नेतृत्व के उनके उसमें चल रहे हैं। और ये युद्ध जो है इसमें हम जीतेंगे, देश जीतेगा, देश की जनता जीते। जिनको राजनीति नहीं है वो करते रहे, उससे कोई हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है तनेजा जी। सुप्रिया जी आप कुछ इशारा करें। नरेंद्र तनेजा जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। नरेंद्र तनेजा जी को मैं काफी वक्त से जानती हूँ, तो जब वो ऐसी तीखी टिप्पणियां करते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि ये काफी परिपक्व इंसान है और राजनीति के चलते ऐसी तीखी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। मेरी पार्टी का क्या स्टैंड है ये मुझसे बेहतर नरेंद्र तनेजा जी थोड़ी मुझे बताएंगे। ऑब्वियसली जो मैं कह रही हूँ वो मैं समझकर, आर्थिक जगत की बातें समझकर कह रही हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप स्टेट्स को सशक्त करिए, हर स्टेट, और इसमें सिर्फ मैं कांग्रेस स्टेट्स की बात नहीं कर रही हूं, इवन बीजेपी रूल स्टेट्स ने बार बार ये एसओएस किया है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से संसाधन मांगे जा रहे हैं। आप आर्थिक जगत से आते हैं नीरज जी, और मुझे आपको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड रेज करने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, बहुत बेहतर टर्म्स पे वो फंड रेज हो सकते हैं। आज अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स उस रेट पे फंड रेज करने लगे जो WMA चाहता है, वो सब डेट डिफॉल्ट में पड़ जाएंगी। तो तीखी टिप्पणियां करने में राजनीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जी तनेजा जी, राजनीति बहुत क्विकली देखिए, बात यह है कि तीखी प्रक्रिया अगर आप करेंगे तो उस पर प्रतिक्रिया होगी। सुप्रिया जी, है ना, आप पार्टी की बात नहीं करती, आप अपने विचार प्रकट करती है। माफ कीजिएगा, आपके मुख्यमंत्री कुछ और बोलते हैं, अन्य प्रवक्ता कुछ और बोलते हैं। मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूं, आप मुझे बता रहे, मैं अपने विचार प्रकट करती हूँ। नीरज जी, अब नेशनल स्पोक्स पर्सन मैं हूं, आप मुझे समझाएंगे मैं किसके विचार प्रकट। सुप्रिया सुन तो लीजिए, एक एक करके आप अपनी अपनी बातें। हाँ बोलिए। नहीं करता मैं, ये थोड़ी कह सकते हैं, कोई मुझे ये थोड़ी कह सकता है कि मैं अपने विचार प्रकट कर रही हूँ। अरे आप जो बोल रहे हैं मैं मान रही हूँ कि ये बीजेपी की विचारधारा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? आप जो बोल रहे हैं मैं कह रही हूँ ये बीजेपी की। जी सुप्रिया जी, कैसे आक्षेप लगा सकते हैं? सुप्रिया जी सुनिए तो, मैं कह रहा हूँ। अच्छा सुनिए, एक मिनट सर, तनेजा जी एक मिनट, मैं दोबारा, हाँ तनेजा जी एक सेकंड, आप ये आक्षेप कैसे लगा सकते हैं कि मैं अपने विचार? एक सेकंड भाई, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, एक मिनट, दोनों लोग एक मिनट शांत हो जाइए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए तनेजा जी पहले, एक मिनट आप, मैं सभी गेस्ट से, अरे तनेजा जी एक मिनट सुनिए यार, बात कहने दीजिए। तनेजा जी सुनिए, हाँ मैं आपको बात कहने दूंगा, पहले आप सुनिए। विचारधारा प्रकट कर रहे भाई मैं कह रहा हूँ आप इन लोगों का ऑडियो बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ जब कि आप मेरी बात सुनिए, मैं चारों लोगों से दोबारा कह रहा हूँ रिक्वेस्ट के तौर पे कि जब एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसको उसकी बात पूरी हो जाने दीजिए, चाहे वो सुप्रिया जी हो, चाहे वो तनेजा जी हो, चाहे फिर बाद में हर्षवर्धन जी हो, दुबे जी हो। आप चाहे जो जितनी तीखी टिप्पणी करें, लेकिन कम से कम उसकी बात पूरी हो जाने दीजिए। तनेजा जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। मैं अपनी बात, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे राज्य सरकारें हैं,
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल ही इस बात की घोषणा करी कि जो पीपीई की बात होती थी, हर राज्य कहता था हमारे पास पीपी नहीं है, आज इतने सब राज्यों पे पीपी दी है। आज स्थिति ये आज की नीरज जी आप खुद चेक कर लीजिए, है ना, कि राज्य के जो मंत्री हैं और जो राज्य सरकारें कह रही है और मत भेजिए, हमारे पास बहुत पीपीई आ गया है, और जो भी सामग्री वो कह रहे हैं मत भेजिए, हमारे पास जगह रही है रखने की, ये स्थिति है। ठीक है, चलिए राजनीति नहीं, बात को आगे बढ़ाते हैं। तनेजा जी, आप यही दो और मेहमान हमारे साथ हैं, मिलकर इसको जीतेंगे। जिसने चीखना चिल्लाना चीखा चिल्लाए, नहीं ठीक है, देखिए काम कर रहे हैं क्योंकि देश की जनता मिली हुई है। ओके तनेजा जी और सुप्रिया जी, अब अरे दूसरा जी मुझे सुप्रिया जी दो और मेहमान हैं, बात सुनिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, दोबारा आऊंगा। मुझे सिर्फ एक आपत्ति है। क्या आपत्ति है? मुझे सिर्फ एक आपत्ति है, अगर नरेंद्र तनेजा जी बात कह रहे हैं तो मैं उसको बीजेपी की विचारधारा और बीजेपी का वक्तव्य कह रही हूँ। बिल्कुल, मुझे आपत्ति है कि नरेंद्र तनेजा जी ये कह रहे हैं ये मेरे अपने विचार है और पार्टी के विचार नहीं है। सुप्रिया जी, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त। नहीं, आपने इस आक्षेप के लिए इस आक्षेप के लिए आपने उनको अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज कर दिया है कि हम इससे सहमत नहीं है। अब इससे ज्यादा आगे बढ़ते बात को, आपने अपनी बात रख दी उनके सामने कि ये सही नहीं है, आपके विचार आपकी पार्टी की बात है, ठीक है, ये क्लियर है। दुबे जी और हर्षवर्धन जी के पास चलते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग सुनिएगा जरा, मैं दोबारा से अपने उस क्वेश्चन को रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि दो हमारे पास जो लोग हैं, दोनों जिससे हम अभी बात करते वो अर्थशास्त्री भी हैं, क्योंकि दोनों लोग इस क्षेत्र में बहुत काम कर चुके हैं। लेकिन मूल प्रश्न थोड़ा सा सिंपल बना के आते हैं। पहले दुबे जी आपके पास आते हैं। हम इतने दिनों से 45-46 दिन हमको हो चुके हैं, हम क्या इस स्थिति में देश को ला पाए हैं कि हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे? मैं दोबारा सवाल कह रहा हूं, ये ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, कंटेनमेंट और ये सब जो बातें चल रही हैं, इसका कोई मतलब है क्या? आप कहीं भी जाइए रेड जोन में, जीवन वैसे ही चल रहा है। तो जो हम करना चाहते हैं, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो होगा क्या, या हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? मेरा कोई जजमेंट नहीं है, क्या हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए? दुबे जी। नीरज जी, मेरी रीडिंग तो ये है कि चाहे रेड जोन हो, ऑरेंज जोन हो, ग्रीन जोन हो या कोई कंटेनमेंट जोन हो, सरकार दिमागी तौर पर लॉकडाउन उठाने के लिए तैयार हो चुकी है। जब ट्रेनों का प्रदेशों के बीच में आवागमन शुरू होने की पूरी तैयारी हो गई है और ऑनलाइन टिकट भी बिक रहे हैं, तो इसका ये पहला सबसे बड़ा संकेत है कि लॉकडाउन हर कीमत पे उठाया जाएगा। विडंबना क्या है इस पूरी परिस्थिति की, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जब 550 इन्फेक्टेड लोग थे, संक्रमित लोग थे, तब लॉकडाउन को सख्ती से करने के लिए कहा जा रहा था और बताया जा रहा था कि आप बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब 4000 से ऊपर संक्रमित लोग आ रहे हैं, आज 100 लोगों की डेथ हो गई है, 100 लोगों की मौत हो गई है, और सरकार लॉकडाउन उठाने के पूरी तरह दिमाग में है, पूरी तैयारी हो रही है। राज्य सरकारें भी उसी दिमाग में है, केंद्र सरकार भी उसी दिमाग में है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोई मतभेद नहीं है। सब लोग लॉकडाउन उठाना चाहते हैं। अगला हफ्ता जो होगा वो लॉकडाउन उठाने के विभिन्न चरणों का हफ्ता होगा, ऐसा मुझे लगता है। कितने भी संक्रमित बढ़ जाएं और कितनी भी मौतें हों, लॉकडाउन धीरे धीरे करके उठाया जाना लगभग तय है। ऐसी मेरी रीडिंग है। मैं पूरी तरह गलत हो सकता हूं, तनैया जी मेरी बात में संशोधन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग लॉकडाउन उठाने के चरण में आ गए हैं। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो आप सब लोगों को पता है लेकिन बहस में उसके ऊपर उसको रेखांकित नहीं किया जाता, केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इन्वोक किया है, वो इस वक्त पूरे देश में लागू है। जैसी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट डीएमए लागू होता है, वैसे ही सारी की सारी पहलकदमी केंद्र सरकार के पास चली जाती है। स्वाभाविक रूप से राज्य सरकारों के अधिकार स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। जो संक्रामक बीमारियों से निपटने वाला कानून है वो राज्य सरकारों के हिस्से का है, लेकिन डीएमए लागू हो जाने की वजह से वो उसमें कोई दम नहीं रह गई है उस कानून में। इसलिए राज्य सरकारें बहुत सारी पहलकदमियों में केंद्र की मोहताज हैं। अगर राज्य सरकार कोई केंद्र सरकार से स्वतंत्र होकर स्वायत्त होकर कोई पहल लेती है तो केंद्र सरकार को मान लो पहल पसंद नहीं है तो वो उसको खारिज कर सकती है। केंद्र को यह अधिकार प्राप्त है। इसीलिए कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो बहुत ही केंद्रीकृत लड़ाई है। इसमें राज्यों को जो अधिकार हैं वो काफी कम हो गए हैं। नहीं दुबे जी, एक तकनीकी क्या आपको इसका पूरी तरीके से नहीं दुबे जी क्या आपको ये ऐसा लगता है कि इस लड़ाई में कहीं राज्य और केंद्र के बीच में संघर्ष की स्थिति है क्या? कहां पे मामला फंसता है? कौन सही है? मैं कह रहा हूं दोनों में एकता है। तो फिर वो डीएमए एक्ट का क्या मतलब? नीरज जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसका मतलब ये है, अभी जो आपकी चर्चा हो रही है ना, कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि राज्यों को अधिकार दिए जाने चाहिए।
हाँ, तो राज्यों को अधिकार जब वो कह रही हैं राज्यों को अधिकार दिया चाहिए, राज्यों को अधिकार दिए ही नहीं जा सकते जब तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटेगा नहीं। कोरोना ठीक तरीके से तब, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है हाँ। वो राज्यों के अधिकारों में तब वितरित होगी जबकि डीएमए हटेगा, ये मैं कह रहा हूं। जी हर्षवर्धन, क्या ये स्थिति है कि राज्यों को जो वो बहुत कुछ करना चाहते हैं उसमें इनको दिक्कत आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से रुकावट आ रही है? नीरज जी, जब मैं ये बहस सुन रहा था और सुप्रिया ने जब शुरुआती टिप्पणी की थी तो मुझे सचमुच लगा कि ये तनेजा जी ने जो कहा उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। सुप्रिया जो बोल रही है वो कांग्रेस की ही टिप्पणी है और वही मानी जाएगी अगर वो अपनी भी विचार रखेंगी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ बड़ा हो जाता है इस देश में जब पहले दिन से जो चाइनीज वायरस की लड़ाई हो रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, चाहे जो राज्य सरकार रही हो, उसने पहले दिन से कहा कि जो केंद्र सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हम उसको मानेंगे और उसको माना भी। जब लड़ाई आगे बढ़ी तो ये भी कह सकते हैं कि राज्यों को अपने यहां खास करके जो ज्यादा प्रभावित राज्य हो गए उनको ये समझ में आना कम हो गया कि हम इस लड़ाई को बेहतर तरीके से कैसे लड़ सकते हैं। और उसका नतीजा हमने देखा कि देश भर में प्रवासी मजदूर सड़क पर आ गए, कहीं साजिशन भगाए गए, कहीं हल्ले को देखकर डरकर खुद भाग गए। अब इनको किस राज्य सरकार को किसी प्रवासी मजदूर को पैदल चलने से सड़क पर है और उसको अपने राज्य सरकार की बस लगाकर एक जिले से दूसरे जिले पहुंचाने से मना करता है? कौन सा ऐसा एनडीएमए का कानून है बताइए? जो कहा जा रहा है कि राज्यों को अधिकार नहीं मिले हुए हैं, जितने तरह की चीजें, क्यों फिर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा कर लिया, केरल ने रेट गिरा दिया, ये क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब कि राज्य सरकारों के अपने अधिकार है। महाराष्ट्र बहुत खराब स्थिति में है, गुजरात का बुरा हाल हो गया है, दिल्ली ने आंकड़े छुपाए, पश्चिम बंगाल आंकड़ा छिपा रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है। और आज मैं प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो बैठक हो रही है, मैं चाहूंगा कि ये जितनी देर तक चलनी हो चले, क्योंकि सभी मुख्यमंत्रियों को आज बोलना है, वहां साफ साफ बोलें, झूठ नहीं बोले, राजनीति नहीं करें और वो बताएं कि केंद्र को कौन सा सुझाव दिया था या केंद्र बताए कि कौन सा सुझाव दिया था जो राज्यों ने नहीं किया। ये बहुत तमाशा हो गया। ये इस तरह से देश नहीं चल सकता है। आप ये जो अधिकार की लड़ाई की बात करने लगते हैं, इसका मतलब आप कमजोर हैं, आप अपने तय अधिकारों के तहत अपने राज्य की जनता का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य नहीं चला पा रहे हैं। जी सुप्रिया जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रही थी। नीरज जी, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि माइग्रेंट लेबर का जिक्र किया पहले प्रवक्ता ने, तो मैं जरूर उसके बारे में बोलना चाहूंगी। माइग्रेंट लेबर एक ऐसा इशू था जिसके बारे में सबसे पहले सोचा जाना था। जब आपने लॉकडाउन अनाउंस किया और सबने आपका समर्थन किया, पूरी ऑपोजिशन ने आपका समर्थन किया, देश ने समर्थन किया, लोगों ने लॉकडाउन माना, लेकिन ये जो चेंजिंग गोल पोस्ट होते रहे उस पर थोड़ी बहुत टिप्पणी हम कर सकते हैं। लेकिन जो माइग्रेंट लेबर का, जो प्रवासी श्रमिकों का हाल हुआ, उसके बारे में कौन जिम्मेदार होगा, आप मुझे बताइए। 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन अनाउंस होता है, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग फंस जाते हैं। मेरा वाकया महाराजगंज से है, उत्तर प्रदेश में, जहां से मैंने चुनाव लड़ा, जो मेरी कर्मभूमि है। कितने ही लोग हैं जो आज भी फंसे हुए हैं, ना उनके पास 3 महीने से नौकरी है, ना वेतन है, ना घर जाने के कोई साधन है। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा आज कि ये माइग्रेंट लेबर है या बॉन्डेड लेबर है, ये प्रवासी श्रमिक है या बंधुआ मजदूर है। इनके बारे में कोई रणनीति क्यों नहीं करी गई? 36 दिन बाद आपको होश आता है कि हाँ माइग्रेंट लेबर है, आप अनाउंस करते हैं बसें चलेंगी, बसें सोशल डिस्टेंसिंग से 30-40 लोगों को ही ले जाती, तो आप 1 मई को कहते हैं कि अच्छा बसें नहीं, अब ट्रेनें चलेंगी। ट्रेनें चलनी शुरू होती है, कुछ राज्य कहते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ से ट्रेन चलेगी, फिर अच्छा सुप्रिया जी, ये जो कर्नाटक ने जो काम किया, इसके बारे में कौन जिम्मेदार है? ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। सुप्रिया जी, सप्लाई चेन्स जो टूट गई, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। अच्छा सुप्रिया जी, मैं आपसे 2-3 सवाल, छोटे तनेजा भी अभी ठहरिए, बहुत समय है, मैं आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूँ, 1-on-1 करूंगा मैं, लेकिन लंबे लंबे जवाब मत दीजिएगा, छोटे छोटे जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप ये कह रही हैं कि ये जो माइग्रेंट लेबर का इशू था, इसको पहले एड्रेस करना चाहिए, मतलब पहले से मतलब कब है, कब इसको एड्रेस करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए था?
भाई हरदीप पुरी जो कैबिनेट मंत्री हैं इस सरकार में, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मिड जनवरी में हमें पता चल गया था कि इतना बड़ा पैंडेमिक है। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो इतना बड़ा पैंडेमिक उनको पता चल गया था मिड जनवरी में। तो मिड जनवरी से मार्च तक कुछ क्यों नहीं किया गया? 36 दिन क्यों लगे आपको पहला डिसीजन लेने के लिए कि अच्छा चलो अब हम बस चलाएंगे? ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। तो ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। मैं समझ गया भाई, वही तो कह रहा हूं, पहले करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था आपके हिसाब से? क्यों करना चाहिए था, क्यों नहीं करना? क्यों नहीं, क्या करना चाहिए था? बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा। सुप्रिया जी ध्यान से सुनिए, पहले आप सुनना भी जरूरी होता है। मैं पूछ रहा हूं क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि मुझे सुनने में कमी है, हम लोग रिमोट पर हैं तो मुझे सुनाई देता है। क्या करना होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्या करना जो आपने बात कही क्या करना चाहिए था? सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर करनी चाहिए थी। हाँ। क्योंकि उनकी कंपनियां ऑलरेडी बंद हो गई हैं, उनको वेतन मिलना ऑलरेडी बंद हो गया है। उन्होंने घर जो पैसे भेजे थे, अब घर वाले उनको पैसे भेज के किस तरह से उनका संसाधन पूरा कर रहे हैं, या वो आश्रित है पूरी तरह से। तो आपको सबसे पहले तो इनकम ट्रांसफर करना चाहिए था। उसके बाद आपको प्रॉपर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग करके उनको अपने घर भेजना चाहिए था। देखिए कहीं पर ये एक मानवीय त्रासदी भी है। हर आदमी जब परेशान होता है या कोई आपदा आती है, वो घर की सेफ्टी के लिए भागता है। हमने ये सबको अलाउ किया सिवाय माइग्रेंट लेबर के, क्योंकि वो गरीब है। ये करना चाहिए था। छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब है, ये करना चाहिए था। ठीक, तनेजा जी जवाब दीजिए। जी, छोटे छोटे आप भी दीजिएगा, बड़े बड़े नहीं। नहीं सुनिए नीरज जी, मैं सुन रहा हूँ, बहुत ध्यान सुन रहा हूँ। प्रश्न ये कहा गया कि भाई 4 घंटे की मोहलत थी, उस दिया गया, और उसके बाद फिर पूरे देश ने उसका क्यों स्वागत किया? अगर उसमें गलती थी उस फैसले में कि 4 घंटे के अंदर क्या, वो इसलिए किया गया, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की वो एडवाइस थी कि क्या करेगा। और इसके बारे में कोई टेक्स्ट बुक तो है नहीं जिसको देख करके कहा था भाई पहले ये हुआ 20 साल पहले, 40, ऐसा तो कुछ उपलब्ध नहीं है। जो एडवाइस आई, और अगर वो एडवाइस गलत थी, पूरे देश ने इसमें साथ दिया, तो फिर चिदम्बरम जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, हम तो यही मानते हैं वो बहुत बड़े नेता हैं, है ना। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा फैसला है, आज प्रधानमंत्री हमारे कमांडर हैं और पूरी पार्टी उनके साथ है। ये उन्होंने कहा। क्यों कहा? उसका तो स्वागत ही किया गया। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं इसको असभ्य बहस बोलता हूँ। नीरज जी जरा इन्हीं को बोलने दीजिए पहले, फिर मैं बोलता हूँ। अरे वो बोल नहीं सर, आप बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, दूसरी देखिए क्यों उन्होंने कहा। उन्होंने कहा क्योंकि वो परिपक्व नेता है, वो जानते हैं कि ये देश पे हमला हुआ है और आवश्यक है जब देश पे हमला होता है तो जो जैसे अभय दुबे जी ने सारा कुछ बताया कि किस तरह से जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आता है, तो कहाँ कहाँ पावर, इसलिए पावर इसलिए नहीं ली गई कि पावर कोई पार्टी चाहती है, सरकार नहीं, क्योंकि देश पे हमला हुआ है, एक युद्ध चल रहा है, महामारी का युद्ध है। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो सकता है उसमें और लोगों के पास अच्छे सुझाव हो सकता है, नहीं कर रहा उसको। लेकिन ये कहना कि जो चिदम्बरम साहब ने कहा कि कमांडर प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता साथ, हम ऐसी, मैंने कहा हम नीरज जी ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जिसकी मंजिल दिशा किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। जब आपको ये नहीं पता है तो माननीय बात है कि आप हर 24 घंटे 48 घंटे में डॉक्टर्स ठीक है। अच्छा हो गया तनेजा जी, करते हैं, पॉलिसी परिवर्तन भी करते हैं, समन्वय परिवर्तन, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप युद्ध लड़ रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, युद्ध तो लड़ रहे हैं। मैं इसमें एक दूसरे तरीके से, अच्छा दोनों लोगों से बातचीत हो जाएगी। अब थोड़ा सा आप लोग सुनिए, दूसरे मेहमानों के पास चलूंगा। मैं एक प्रीमाइस रखता हूं आपके सामने। हर्षवर्धन जी, दुबे जी, सुप्रिया जी, आप भी सुनिएगा। अमेरिका की जो पॉलिसी थी उसमें लॉकडाउन नहीं हुआ था। उन्होंने ये कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और माइल्ड हर्ड इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नतीजा हमारे सामने है, कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग मर चुके हैं और कितने बड़े प्रभावित हैं। अगर हम यही चीज़ जो सुप्रिया जी कह रही हैं, अगर इसको लागू करा जाता भारत में, अगर सरकार ये सोचती कि हम पहले माइग्रेंट लेबर्स को इधर से उधर पहुँचाएंगे, तो आप उस परिस्थिति की कल्पना करिए कि जब अकेले 25 लाख आदमी बॉम्बे से ट्रांसपोर्ट होता, ये एक शहर की बात मैं बता रहा हूँ, तो पूरे देश में क्या क्योटिक स्थिति होती। क्योंकि आप इस नाम पे माइग्रेट हो रहे हैं कि एक बड़ी भारी महामारी आ गई, अब तो कोई बचेगा नहीं, इसलिए अपने अपने जगहों पे चले जाइए आप। क्या भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत है? आज भी आपके पास उतनी टेस्टिंग किट नहीं है, आज भी आपके पास अस्पताल नहीं है, आज भी आप किसी धर्मशाला में 4 बेड लगा करके उसको कोविड अस्पताल बता रहे हैं। और अगर आप 3 महीने पहले ये काम करते तो क्या स्थिति आपकी होती? दुबे जी। नहीं, देखिए
प्रधानमंत्री ने घोषणा की लॉकडाउन की और सारे देश ने उनका समर्थन किया, विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया, हम सब लोगों ने समर्थन किया। हम सब लोग टीवी बैठकर समर्थन कर रहे थे कि भाई लॉकडाउन होना चाहिए, एक महामारी से बचने का ये सबसे बढ़िया शुरुआती कदम है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अब हमारे पास घटनाओं की पश्चात दृष्टि है, हमारे पास हाइंडसाइट है और हम लोग समीक्षा कर सकते हैं। ये किसी की प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है या लॉकडाउन को नीचा दिखाने की बात नहीं है। मतलब जो है हम लोग समीक्षा कर सकते हैं। समीक्षा में कम से कम हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि जिस तरह प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के कई दिन गुजर जाने के बाद में मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया, वो संवाद वो लॉकडाउन घोषित होने से पहले कर सकते थे। इसमें क्या बुरी बात होती? इसमें लॉकडाउन का क्या नुकसान हो जाता? इसमें कैसे हम लोग पीछे चले जाते? जिस दिन लॉकडाउन उन्होंने घोषित किया उसके 2 घंटे पहले वो सारे मुख्यमंत्रियों से संवाद कर सकते थे जी कुछ तो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने केंद्रीय स्तर पर अब फैसला किया और उन्होंने लॉकडाउन घोषित कर दिया। सब लोगों ने उनका समर्थन किया, ये सही बात है। लेकिन अब हम ये तो कह ही सकते हैं कि भाई आप जो बाद में काम कर रहे हैं वो काम आप पहले कर सकते थे। दूसरे, अगर आपके पास प्रवासी मजदूरों के ऊपर इसका क्या बीतेगी, इसका अगर थोड़ा सा एहसास होता तो कुछ तो पेशबंदी करते। ये बाद में जो नी जर्क रिएक्शंस हुए हैं पॉलिसी में, कुछ तो पहले से दिमाग में होता, कुछ योजना होती, कोई ब्लूप्रिंट होता कि भाई ये लोग एक कमरे में 10-10 लोग रहने वाले हैं, इनकी क्या दुर्गत होगी, जो धारावी में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो गुजरात में रहते हैं, उनकी क्या दुर्गत होगी। कुछ तो इसके बारे में सोचा जाता। तब आनंद विहार पे और या दिल्ली यूपी के जो बॉर्डर पे भीड़ें जमा हुई हैं। अब आप कह दीजिए दिल्ली सरकार गलती है, यूपी सरकार गलती है, मैं किसी गलती पे नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना है पहले से अगर सोचा जाता तो ये सब से बेहतर हो सकता था। इनके ऊपर जो गुजरी है, जो सरकार का काम है, नहीं दिक्कत है, नहीं क्यों नहीं सोच सकते? मैं बता रहा हूं क्यों नहीं कर सकते। कहना बड़ा आसान होता है। आप दिल्ली में रहते हैं, मैं मुंबई में रहता हूं। आपने एक सवाल किया कि मुख्यमंत्री करना सुनिए ना, कठिन है। सुनिए ना सर, ये जो डायलॉग है, सुनिए, ये डायलॉग है, कहना सबसे आसान होता है, हर चीज करनी कठिन होती है। सुनिए ना सवाल सुनिए। हर चीज करनी कठिन होती है। दुबे जी, आपके मन के अंदर जो भ्रम है, अभी मैं दूर कर देता हूं। जिस चीज को आप कह रहे हैं कि बहुत देर से किया, मैं मानता हूं। आपके पास तो बड़ा जादुई बात है भ्रम दूर कर। मैं बता रहा हूं ना आपको कैसे भ्रम दूर हो रहा है कि मुंबई में जहां मैं रहता हूं वहां उन्होंने इतने प्रयास कर लिए, नंबर उठा के देखिए आप, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बॉम्बे के अंदर रोज केस बढ़ रहे हैं 500,000 के तादाद में। आपको अंदाजा बॉम्बे में अकेले शहर में कितने केस हैं? क्या कर लिया आपने? सवाल यह है यहां पे कि किसी के पास कोई उपाय था नहीं, इसलिए किसी को आप दोषी ठहरा दो। मैं सबको दोषी कह रहा हूं। आप केंद्र को दोषी कह रहे हैं, मैं राज्य कह रहा हूं। आप राज्य कह रहे हैं, मैं केंद्र कह रहा हूं। चूंकि किसी के पास सर्टेन उपाय नहीं था, इसलिए यह कह देना बहुत आसान है कि फलाने की गलती से ऐसा हो गया। किस राज्य ने क्या कर लिया? दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्या कर लिया, मुझे यह बताइए आप। मैं इसीलिए कह रहा हूं किसी राज्य या किसी सरकार को दोष देने का फायदा नहीं है, क्योंकि किसी के पास तरीका नहीं था और ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें आप फंस गए। गुजरात में देखिए क्या हुआ, वहां तो बीजेपी की सरकार है, वो क्या कर लिया उन्होंने? नहीं। मेरा सवाल यह है कि हम गलती की बजाय अब हम उस जगह पहुंच गए जहां पे हम व्यक्ति को गलती ठहरा रहे हैं। हर्षवर्धन, नीरज जी, मैं आ रहा हूं। सुप्रिया जी, हर्षवर्धन के बाद आपके पास। हाँ नीरज जी, थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन करूंगा। हाँ बताइए। देखिए, ये मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जो सारे लोग कह रहे हैं कि ठीक है, किसी को आप एक को दोष नहीं दे सकते, लेकिन एक बात आप बहुत साफ समझिए ना, प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर जो सारी कहें कि वो समस्या खड़ी ही कब हुई? जब देश में हल्ला हंगामा होने लगा कि अरे देखिए इनको जाने नहीं दिया जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है, और वो डिबेट खड़ी की गई बाकायदा। आप ठीक है, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जैसे ये जो कहा जा रहा है कि सिर्फ मजदूरों को नहीं जाने दिया गया, मैं कह रहा हूं कि आप जरा पता तो करिए, जिसको आप मिडिल क्लास कहते हैं वो भी फंसा हुआ है। जाने कितने लोग हैं कि उनके बच्चे कहीं और रह गए और मां बाप कहीं और है। ऐसे जाने कितने मामले हैं। लेकिन ये अभूतपूर्व स्थिति थी। जो कामगार थे, जो प्रवासी मजदूर थे, जो भी राज्य सरकार उनका ख्याल नहीं रख पाई, वो दोषी है। उसको साफ साफ दोषी कहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इसके किसी भी हाल में ये काम करना ही नहीं चाहिए था कि प्रवासी मजदूर को आप पहले शिफ्ट करते और तब लॉकडाउन या देशबंदी घोषित करते। क्या तमाशा है? अरे जिसके बारे में हम जान रहे हैं कि वायरस फैलेगा, उसको हम पहले पूरे देश में फैला दें तब लॉकडाउन करेंगे। तो इससे तो मतलब मेरी नजर में तो ये मूर्खतापूर्ण सुझाव है कि पहले आप सबको इधर उधर कर दीजिए और तब देशबंदी करिए। हाँ, ये जरूर हो सकता था कि जब आप
आप इसका ऐलान कर रहे थे उसी दिन आप राज्य सरकारों से पूछते, राज्य सरकारें बताती कि हमारे यहां इतने मजदूर हैं, उनको ये मुश्किल होगी, उनके राशन पानी का, उनके रहने का, उनकी सामान्य जिंदगी का जो बेसिक नीड्स है उसका इंतजाम हम करेंगे। वो बात हर्षवर्धन, मुझे बात नहीं लाई गई। राज्य सरकारों ने मजदूरों को अपने कंधे से उतार के फेंक दिया, अपमानित किया उनको। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और आपने जिस जंक्शन पे सवाल खड़ा किया है ना, इसके दो और पहलू मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे कितना बड़ा ब्लंडर हमने कर दिया है कि हम पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे। एक ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिरी हफ्ता ये लॉकडाउन का चल रहा है, इसके बाद की परिस्थिति, तस्वीर क्या बनेगी। और बहुत सारे मन में सवाल है, अभी आपने सुना होगा कि कई सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मैं फिर से तनेजा जी और सुप्रिया जी के पास चलूंगा। रिक्वेस्ट है फिर छोटे छोटे जवाब दीजिएगा तो हम लोग ज्यादा बात कर पाए। तनेजा जी, पहले आपके पास, ब्रेक से पहले चर्चा ये चल रही थी कि माइग्रेंट लेबर्स को पहले क्यों नहीं अरेंज कर दिया गया। दुबे जी ने भी ये बात रखी, हर्षवर्धन ने भी रखी कि जिस समय लॉकडाउन अनाउंस किया गया था उसी समय उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। नहीं, देखिए, हमने जो तस्वीरें देखी जिस हिसाब से खास तौर से हमारे 16 जो भारतीय उनकी जान चली गई, बहुत तकलीफ हुई। और ये जो प्रश्न जो बात करते हैं पहले व्यवस्था नहीं, तो वाजिब सवाल है, हर एक कोई करता, हम भी करते हैं। लेकिन यह है कि साथ में जिन हालात में लॉकडाउन को घोषित करा गया, जिस तरह का जो डॉक्टर एक्सपर्ट्स ने जो तस्वीर सामने रखी थी, आपके पास कोई विकल्प नहीं था। उसके बाद तुरंत राज्यों से बातचीत हुई और हर विषय को लेकर के बातचीत, और ये खारे राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरी दुनिया में यही हुआ। तमाम देशों के लाखों नागरिक इधर उधर फंस गए, कुछ 70 तरीके के लोग थे। लेकिन अब यह है कि अब, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हमने देखा है कि उन्होंने कुछ ने प्रयास किया है, कुछ ने शिकायत करी है, लेकिन ज्यादातर ने जो है इसको लिए संभव करने का प्रयास किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके बारे में जो 4 घंटे का समय या 3 घंटे का समय था कि उसके अंदर पूरा करके घोषणा, तमाम चीजें हैं जो हमारे सामने नहीं आई। मध्य वर्ग के लोग, बिल्कुल सही चर्चा करी गई। तमाम लोगों को हम भी जानते हैं, ठीक है, मजदूर नहीं है लेकिन प्रोफेशनल्स हैं, वो भी आज भी फंसे हुए हैं। चाहे कोई भी भारतीय हो, खासतौर से हमारे जो प्रवासी मजदूर, क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे, ये स्थिति नहीं थी। लेकिन उसके बाद जिस हिसाब से राज्यों को जो करना चाहिए, कोई किसी भी पार्टी की राज्य सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, टीएम, तनेजा जी ये तो छोड़िए, मैं इस बात से मैं सिद्धांत रूप में सहमत नहीं हूं कि लेबर्स को उनके राज्यों में भेजना चाहिए था। सुप्रिया जी, आप ने सवाल सबसे पहले आपने ही उठाया था कि माइग्रेंट लेबर्स के बारे में सोचना चाहिए था, उनके अकाउंट में पैसे जाने चाहिए थे और उनको इधर उधर जहां वो जाना चाहते हैं उनके अपने गृह जनपद में जाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपको क्यों लगता है कि जिस भी राज्य में था वो, इर्रिस्पेक्टिव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, यहाँ पर राजनीति का कोई मतलब नहीं है, उसको उसी राज्य में रहना चाहिए था? क्योंकि ये एक अभूतपूर्व घटना है और इस घटना के बाद जो लेबर चला जाएगा वो शायद वापस ना आए या बहुत कम मात्रा में लोग वापस आएंगे। मैं मुंबई के बारे में ही खास तौर पे आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे 25 लाख कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, लेबर है यहाँ पे। 12 लाख का रजिस्ट्रेशन मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो केवल बिहार और झारखंड का है। इससे डबल संख्या में लोग यूपी के, आप तो जानते हैं जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ से बहुत सारे, मतलब अमेठी ऑनवर्ड्स ज़्यादातर लोग मुंबई में हैं। अगर ये लोग यहाँ से मैक्सिमम नंबर में चले गए, लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार जिस वजह से वो जा रहे हैं वो जान का खतरा है। तो आप ये सोचिए कि जो जितने भी स्टेट हैं, गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, यहाँ की इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि ऐसा थोड़ी कि कोरोना अनंत काल तक चलेगा और लॉकडाउन अनंत काल तक चलेगा, चौपट हो जाएगी यहाँ की अर्थव्यवस्था। मेरा सवाल ये है। नीरज जी, पूरी इज्जत के साथ आपने कहा आप सैद्धांतिक रूप से इससे सहमत नहीं है। मैं सैद्धांतिक रूप से आपसे पूर्णतः असहमत हूं, और इसलिए असहमत हूं क्योंकि शायद हम एक पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट से इस पूरे इशू को देख रहे हैं। ये लोग हैं, ये जीवित लोग हैं, ये मानव त्रासदी है। ये लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इनके पास राशन तक नहीं है, ये घर जाना चाहते हैं। तो आपकी और मेरी सहमति से मतलब नहीं है, ये एक त्रासदी है और हम वी आर डिनाइंग देम अ राइट। ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है, हम उनको ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तनेजा जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूं कि चिदम्बरम जी ने पहले ही सुझाव दिया था, उसके बाद भी उन्होंने तमाम सुझाव दिए जिस तरह से उनके पहले सुझाव का स्वागत हुआ था। मैं आशा से कह सकती हूं अगर बाकी सुझावों का भी स्वागत होता तो हम आज शायद बेटर पोजीशन में होते, बट उसको छोड़िए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि तमाम विशेषज्ञों में, जिसमें से कि पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन भी हैं, उन्होंने, चिदम्बरम जी ने, जिनकी काफी सराहना आज तनेजा जी ने करी है, उन्होंने कहा है आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको 26 करोड़ परिवार है हिंदुस्तान में,
13 करोड़ परिवारों को आप 5,000 रुपए महीना ट्रांसफर करिए जब तक लॉकडाउन है। 65,000 करोड़ का खर्चा है, 200 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमें दिक्कत क्यों है? क्योंकि हम एक पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट से बात कर रहे हैं। एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रह रहे हैं। अगर मैं आपको फोटो दिखानी शुरू करूं जो मेरे क्षेत्र के लोग भेज रहे हैं, भयावह स्थिति है, तो आप कंटेजियन को कंटेन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उस पर ढाक तोप रहे हैं। और जब कंटेजियन फैलेगा तो वो जबरदस्त तरीके से फैलेगा। मेरा सिर्फ ये कहना था, आपको उनके राशन का उनका बंदोबस्त करना चाहिए था। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो टेस्टिंग और ट्रेसिंग करके उनको घर पहुंचा के उनको क्वारंटीन करना चाहिए था। ये तो मानवीयता है, ये करना ही चाहिए था, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, जो भी सरकार हो। लेकिन क्योंकि भाजपा की सरकार है सेंटर में जी। अब तनेजा भी रुकिए, तनेजा जी आप इशारा कर रहे हैं। 30 सेकंड दीजिए आप। अच्छा चलिए 30 सेकंड लीजिए। हाँ 30 सेकंड बहुत क्विकली। देखिए रघुराम राजन जी अमेरिका में बैठ के क्या बोलते हैं, कौन सुझाव मानेंगे कौन नहीं मानेंगे। कांग्रेस को माना है, अपने अपने राज्यों में 100% माने। हमारी अपनी सरकार है, जनता ने हमको मैंडेट दिया है, जो जनता का मैंडेट है हम वो करेंगे। सरकार चलाने का जी की तो बात आप बहुत मान रहे थे। दूसरी बात जहां तक नीरज जी, ये जो आपका कहना है कि भाई मजदूर को नहीं देना जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं पूरी तरह सुप्रिया जी के साथ हूं, मैं सहमत हूं इससे। तनेजा जी अब रुक जाइए, आप रुक जाइए सर, रुक जाइए। आपने अपनी बात कह दी, आपने एक शब्द में अपनी बात कह दी, सुप्रिया जी ने कह दी। अब आप इसके आगे क्या कहने का मतलब है? अगर आप सिद्धांत रूप में इस बात से सहमत है तो फिर आपकी बात खत्म हो गई। अब मेरा सवाल सुनिए ना, अगर मैंने इस पे आपत्ति की है सवाल के तौर पे, तो फिर मेरी बात सुनिए। उचित नहीं है, आप नहीं सिखाएंगे मुझे क्या बोलना है। नहीं आपने, मैं नहीं, तनेजा जी सुनिए, आपने, मैं आपको सिखा नहीं रहा आपको क्या बोलना है। आपने कहा कि आप इस बात से सहमत नहीं है, बात खत्म। बात पूरी करने दीजिए मुझे कि आपसे सहमत नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों सहमत होना चाहिए। मत लगाइए, मुझे अपनी बात करने दीजिए। देखिए बहुत जरूरी बात है, ये बहुत जरूरी बात। हमारी पार्टी की इसको लेकर के मेरा ये मानना है, कोई भी भारतीय चाहे वो मजदूर है, अगर वो अपने घर वापस जाना चाहता है, आप उसको नहीं रोक सकते कि आर्थिक विकास रुक जाएगा। उसका अधिकार है, संविधान जी अपना अधिकार में हो गया ना आपका। आप सुनिए, मजदूर नहीं है। अरे मैडम जी सुनिए, आप मजदूर समझने की नहीं प्लीज 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 रिक्वेस्ट है मेरी, सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग ये कमेंट करिएगा। आप दोनों लोग ये कह रहे हैं कि उसको घर जाना चाहता है, जाना चाहिए, मानवीय त्रासदी का खबरें देखें। मैं भी, सुप्रिया जी, रायबरेली से बिलोंग करता हूँ, सोनिया गांधी के इलाके से, और मेरे घर के भी बहुत सारे लोग मुंबई में रहते हैं, सब तस्वीरें मैं भी देखता हूं रोज। मेरा सवाल यह है कि जिस लेबर ने आपके राज्य को धन्ना सेठ बनाया है, जिसने आपके राज्य को अमीर बनाया है, उसको आप 40 दिन नहीं झेल पा रहे हैं और उसको उठा के पटक दे रहे हैं यूपी में कि सरदर्द योगी झेलें। आप झेलिए, क्योंकि वो आपके राज्य में काम कर रहा है। उसका डर क्या है? सुनिए, नहीं पहले सुनिए, बिल्कुल नहीं। उसका डर क्या है कि उसका डर ये है कि उसके पास खाना नहीं है, उसका डर ये है कि उसके पास इलाज कैसे होगा, उसका डर ये है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी आप दीजिए। यहाँ पे बंधुआ लेबर या माइग्रेंट लेबर का इशू नहीं है, इशू ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। बिल्कुल असहमत हूँ जी, बोलिए। वो संविधान के खिलाफ नहीं नीरज जी, बोलिए असहमत हूँ। नीरज जी मैं आपसे पूर्णतः असहमत हूँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये डर है लोगों के अंदर। क्योंकि जब आप ट्रेजेडी से गुजरते हैं, जब आपातकालीन स्थिति आती है, जब आपदा आती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप अपने घर वालों के पास जाना चाहते हैं। आप उल्टी बात, आप पैसे और राशन की बात सिर्फ इसमें मत करिए। हर आदमी आपदा की स्थिति में अपनों के बीच रहना चाहता है। इसीलिए अगर सरकार ने बसों का और रेलवे का व्यवस्था करी है तो सोच के करी है। आप गलत बात कर रहे हैं इस समय। सुप्रिया, आपको लग रहा है कि गरीब है तो उसको सिर्फ पैसा दे दो, सुन लीजिए ना, जाने का मन नहीं है। सुप्रिया जी, आप ऐसे जो विदेश में थे उनको आप क्यों ले आए वापस? नहीं, अरे सुनिए, मैं अभी हर्षवर्धन के पास जाऊंगा, दुबे जी के पास जाऊंगा। You made your point, सुप्रिया जी, you made your point. Please listen to me. You made your point. मुंबई में something called flight to safety. हाँ सुन लीजिए, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया ना, आप उससे डिसएग्री है, कोई बात नहीं। मुंबई में, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में केवल माइग्रेंट लेबर तो नहीं रहते, वहाँ मिडिल क्लास भी रहते हैं जिन्होंने 2 BHK फ्लैट खरीद रखा है। उनको डर क्यों नहीं लग रहा है? उनको अंदर वो इमोशन क्यों नहीं जाग रहा है कि वो अपने शहर भाग जाए वापस? क्योंकि इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। और एक 10 बाय 10 की खोली को कंपेयर कर रहे हैं मैडम, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन बोलिए। नीरज जी, हाँ नीरज जी,
नीरज जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। जी, बिल्कुल हुई। पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट। जी नहीं, अरे जी हर्षवर्धन, बस ये सुप्रिया बार बार पोजीशन ऑफ एंटाइटलमेंट की बात कर रही। मैं सिर्फ 2 उदाहरण बताता हूं। पता नहीं ये भावुक तस्वीरें देखकर विचलित होने वाले नेता लोग तेलंगाना के उन मंत्री की तस्वीर देख ले जो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है कि वो मजदूर जा रहे हैं, रास्ते में वो रुक जाती हैं, उनके साथ सड़क पर बैठ जाती हैं। मुझे उन मंत्री का नाम नहीं याद है, मुझे वो तस्वीर दिखी और मैं आपको बता रहा हूं जितनी भी भावुक बहस हो रही है वो सब ध्वस्त हो जाएगी उसके आगे। लेकिन वो मंत्री इसलिए नहीं बैठी है कि उनको बस का इंतजाम करा के, ट्रेन का इंतजाम करा के छोड़ देना है। मैं पहले दिन से इसका विरोधी हूं, लेकिन मैं इसका भी पक्षधर हूं कि अगर आपने किसी एक को खोल दिया तो आपको सबको ये अधिकार देना चाहिए कि वो ट्रेन ले ले, बस ले ले, जैसे जाना हो जाए। मैं इसका विरोधी हूं कि किसी मजदूर को ऐसे समय में एक जगह से दूसरी जगह भेजें। कर्नाटक ने क्या किया? कर्नाटक ने कहा कि आप लोग रुकिए, हम इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। पूरे देश के बुद्धिजीवियों ने हल्ला मचा दिया कि बंधुआ मजदूर बना दिया। मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य अपने मजदूरों को लेकर कोई योजना, कोई काम करना चाह रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं करने देंगे, फिर तुरंत आप कहें कि राज्यों को अधिकार नहीं, एग्जिट प्लान वो तय नहीं कर पा रहे। ये इस तरह की बात करने से थोड़ा बचना चाहिए। और आर्थिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो बहुत साफ तौर पर समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर देश के प्रवासी मजदूर बहुत बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं और उनको राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। इसके लिए पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं हर्षवर्धन। मैं दुबे जी के पास जा रहा हूं। प्लीज सुप्रिया जी आप सुनिएगा, मैं बहुत इस बात को मैं इसलिए स्टैब्लिश कराना चाहता हूं। आप मुझसे डिसएग्री हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझसे डिसएग्रीमेंट रखें, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर आप सामाजिक अध्ययन करिए, आर्थिक अध्ययन करिए, दुबे जी आप तो सेंटर फॉर स्टडिंग जो करते हैं आप, जो डेवलपिंग सोसाइटीज का अध्ययन, उसमें क्या निकलता है कि आदमी की सबसे बड़ी चिंता उसकी आर्थिक सुरक्षा है। आज हम उस लेबर को ये डरा रहे हैं कि आप ट्रेन से चले जाइए। मैं कह रहा हूं अगर वो जाना चाह रहा तो आप उसको भेजने से कोई गलत नहीं है, लेकिन ये स्थिति 40 दिन में पैदा हो गई है सर, ये शर्म की बात है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद जब लॉकडाउन खुलेगा तो उसी शहर की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। आपको काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलेगा, आपकी इकोनॉमिक साइट्स नहीं खुलेंगी। मैं इसको सुनिए हर्षवर्धन एक मिनट, हर्षवर्धन एक मिनट होल्ड। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हर्षवर्धन एक मिनट, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो बॉन्डेड लेबर है इसलिए उसको रोक के रखना चाहिए था क्योंकि आपकी ईंट का भट्टा नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, ये ईंट का भट्टा वाला इशू नहीं है। इसको घुमा के दूसरी तरफ देखिए कि आप अपनी जिम्मेदारी ठोक रहे हैं दूसरे के ऊपर, वो चाहे केजरीवाल हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे जो राज्य की सरकार हो, वो चाहती कि ये यहां से चले जाएं। अच्छा, इसके बाद वो व्यक्ति यहां से जब यूपी जाएगा या बिहार जाएगा तो वो अपने साथ में कोरोना भी ले जाएगा, 14 दिन क्वारंटाइन रहेगा। अगर वहां कोई दिक्कत हो गई तो क्या वहां इतनी फैसिलिटीज हैं उसके गांव में? हम एज ए कंट्री सोच रहे हैं या ऐसे स्टेट सोच रहे हैं या एज ए घर सोच रहे हैं अपना? दुबे जी। नीरज जी, कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई हो रही है वो एक सेंट्रलाइज, एक केंद्रीकृत लड़ाई है जी, जिसकी पूरी लगाम केंद्र सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार और हम सब लोग उसके साथ सहयोग कर रहे हैं। ये मौजूदा स्थिति है। सारी गाइडलाइंस जो हैं, सारे मार्गनिर्देशन जो हैं वो केंद्र सरकार से जारी होते हैं, वहां स्रोत होता है। अगर केंद्र सरकार के रेडार पर प्रवासी मजदूर होते, जिस वक्त उन्होंने लॉकडाउन किया उस वक्त अगर केंद्र मोदी जी के और उनके सलाहकारों के रडार पर प्रवासी मजदूर होते तो उसके लिए उनके पास एक राज्यों को देने के लिए एक गाइडलाइन होती। वो राज्यों को कह सकते थे कि आपको इनके बारे में क्या करना है। आज आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं भाई। जिस वक्त उनको जब वो मांग कर रहे थे हमें वापस भेजा जाए तो हमने कहा नहीं आप वहीं रहिए। उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, अब जब लॉकडाउन उठा रहे हैं तब उन्हें वापस भेज रहे हैं। तो हम वहां जरूरत है उनके काम की, उन्हें भी जरूरत पड़ेगी उस काम की, उन्हें भी दिक्कत होगी, वो भी बेरोजगार होंगे। तो ये सब जो घपला हुआ है, ये इस पूरे घपले की जिम्मेदार केवल एक बात है कि ये प्रवासी मजदूर केंद्र सरकार के रडार पर नहीं थे। जब लॉकडाउन लगाया गया तब केंद्र सरकार ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अगर सोचती तो वो राज्यों को एक मार्गनिर्देश, एक आचार संहिता भेजती, एक गाइडलाइन भेजती। क्योंकि उसने वो गाइडलाइन नहीं भेजी, इसलिए विभिन्न राज्यों ने अपने अपने तरीके से सब लोगों ने काम किया।
उसकी कोई ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाई और सब कुछ गड़बड़ा गया। आज आप कह रहे हैं कि भाई उस अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा, मैं आपसे सहमत हूं। दुबे जी, आप विषय का बहुत सरलीकरण कर रहे हैं। जब दारू बेचनी है, नहीं सुनो ना हर्षवर्धन, एक मिनट, जब दारू बेचनी है तो सारे राज्यों की बात मान ली जाएगी, क्योंकि सब दारू बेचना चाहते हैं, 30-30, 40-40% बढ़ा के टैक्स को रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। तब केंद्र की कोई नहीं सुना जब मना किया गया था, हमको दारू बेचना इसलिए हम करेंगे। कौन सी ऐसी बात है जो राज्यों ने रखी, केंद्र ने की? नहीं, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं, छोटा सवाल पूछता हूं, एक छोटा सवाल पूछता हूं, क्या आप यकीन के साथ कह रहे हैं, क्या बैठे हुए सारे लोग, एक छोटी सी बात, एक छोटी बात, क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं, यहां बैठे हुए सभी साथी कह सकते हैं कि लॉकडाउन जब किया गया था उससे पहले प्रवासी मजदूरों के बारे में सब कुछ सोच लिया गया था? नहीं सोचा गया था, नहीं सोचा गया था। सरकार को पता थी कि ऐसे ऐसे होगा, नहीं सोचा गया था, वही तो मैं कह रहा हूं। जी को सब पता था, नहीं सोचा गया था। तनेजा जी को सब पता था, मोदी जी को सब पता था, किसी को नहीं पता था। मुझे तो नहीं पता था, कम से कम। अरे मैं कह रहा हूं, रडार पे तो नहीं था सर, मेरे नहीं, किसी के रडार पे नहीं था। मैं अपना जुर्म स्वीकार करता हूं कि मैं प्रवासी दुबे जी कुछ भी नहीं सोच पाया। सुनिए तो सर, सवाल तो सुनिए, किसी ने नहीं सोचा। आज नहीं हर्षवर्धन, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक देश में जब आप थे तो इसी चैनल पे बैठ के या तमाम चैनलों पे बैठ के सारे बुद्धिजीवी लोग ये ज्ञान देते थे कि अपनी मेड को निकालना मत भाई, उसको 2 महीने की सैलरी दे देना, घर मत आने देना, लेकिन नौकरी से मत निकालना। ये यहीं बैठ के ज्ञान दिया जाता था, पर्सनल मत लीजिएगा। यही ज्ञान अपने राज्य में क्यों नहीं दिया जाता? तब तो आप उसको भगा दे रहे हैं। लेकिन मेड के लिए ज्ञान था कि मेड को निकालना मत। जवाब आपको, हाँ मैं आता हूं आपके पास जी। टर्न का वेट करूंगा, मैं भी बीच में बोलना। नहीं सर, मैं सबके पास आ रहा हूँ सर, बिना टर्न के कोई नहीं बोल रहा, सबके पास आ रहा हूँ। अभी समय है मेरे पास, अभी समय है। हर्षवर्धन 1 मिनट आपके पास, उसके बाद आप लोगों के पास आता हूँ मैं जी। एक मिनट फटाफट जी। सिर्फ 1 मिनट में आपने बड़ा अच्छा किया, ये मेड का उदाहरण दिया। अब आपको मैं बताऊं कि कितना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि MHA की गाइडलाइन है कि आप मेड, क्लीनर, ये सब को इजाजत है, लेकिन जो गौतम बुद्ध नगर में हूं मैं, नोएडा में, यहां का DM कहता है कि RWA तय करे। यानी इतना डिसेंट्रलाइज सिस्टम है कि मेरी सोसाइटी में मेरी सोसाइटी की एसोसिएशन तय करेगी, और वो खुद डरी हुई है क्योंकि उसको पता नहीं कि हम फैसला ले लेंगे, खोल दिया और लोग आ जाएंगे, उसका इंतजाम नहीं कर सकते। और ये सभी जगहों पर लागू है। केंद्र सरकार ने जब पहली शर्त दी थी तो उसमें यही कहा था कि आप अपने यहां इंतजाम कीजिए। वो जो 80 करोड़ परिवारों को राशन देने की बात थी, वो प्रवासी मजदूरों का ही मसला था। वो जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज गया, वो उन्हीं लोगों का मसला था जो जहां पर सबसे कमजोर है, गरीब है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तथ्यों पर बात करें तो बड़ा ठीक रहेगा। राज्य सरकार नहीं, मैं कैसी बात कर रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब? मैं कैसी बात कर रहा हूं, इसको तथ्य आप नहीं है क्या? ये गलत हो तो बताइए। आप बताइए, अगर गलत बात मैं कर रहा हूं तो आप बताइए, मैं वापस लेता हूं। आप तथ्य बताइए। बताऊंगी 65,000 करोड़ रघुराम राजन, 65। ठीक है, तब बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये सभ्यता होनी चाहिए। तब बीच में बोलना नहीं चाहिए, ये सभ्यता होनी चाहिए। फटाफट अपनी बात खत्म करो। आपको भी सुनना चाहिए। अपनी बात खत्म करें जी। 65,000 करोड़ का सुझाव, 65,000 करोड़ का सुझाव रघुराम राजन ने दिया। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। अभिजीत बनर्जी ने बॉटम 60% कहा है, 26 करोड़ नहीं कहा, बॉटम 60%। तो मैं दोनों लोगों की बातचीत सुन के कह रहा हूं, 36,000 करोड़ इस देश के लोगों के सीधे खाते में जा चुके हैं। 36,000 करोड़ 23 अप्रैल तक की बात मैं बता रहा हूं। तो सवाल यह कि हम तथ्यों पे बात नहीं करना चाहते, हम सिर्फ भावुक भड़काकर इस महामारी के समय में भी हम सिर्फ लोगों को भड़काने में लगे। ये कौन सी राजनीति है? ठीक है, किसी और एक राज्य सरकार, समय मेरा कम हो रहा है, पॉइंट आपने रख दिया। तनेजा जी पहले आप, उसके बाद सुप्रिया जी आप संभव करेंगी। तनेजा जी संक्षेप में रखिएगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। 15 मिनट से मैं इंतजार कर रहा था। अरे सर, सभी लोग बोलेंगे ना फिर जी। नहीं सर, तो बीच में बोल रहे हैं ना आप। नहीं कोई बीच में नहीं बोला जी, बोलिए। सुनिए, देखिए बात ये है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है उसमें कुछ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पावर सेंटर के पास है, बाकी तो राज्यों के अधिकार तो राज्यों के बरकरार है। अगर वो लिकर की शॉप अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, और बाकी आप बोलते हैं कि प्रवासी जो हमारे मजदूर हैं उनके लिए वो उनको गाइडलाइन चाहिए, ये किस तरह का तर्क है? शराब की दुकान खोल सकते हैं, उसके लिए आपको जो है वो चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, आप क्या नहीं केंद्र करने दे रहा? आपने किया नहीं, राज्य सरकारें, कई राज्य सरकारों ने नहीं किया, उसकी वजह से जो है वो हालात हुए। मैं आपकी बात से 5 सहमत हूं कि जहां ठीक है, जिनको काम की जरूरत है, वहां रहना चाहते हैं, उनको समझाना, उनकी देखभाल करनी चाहिए। उसके बावजूद राज्य सरकार कहती है पूरी देखभाल करेंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ रहिए, आप ही का प्रदेश है। उसके बावजूद भी अगर कोई घर जाना चाहता है तो जरूर जाए, उसे घर जाने का अधिकार है। लेकिन प्रश्न ये होता है कितने राज्य सरकारों ने ये करा?
ये कहा कि भाई ठीक है, आप विचलित मत होइए, आप परेशान मत होइए, वी विल लुक आफ्टर यू, क्योंकि जो आपने जैसे कहा जीडीपी में आपको बनाने में आपको बहुत बड़ा योगदान है, तो ये आपका राज्य है, ये आपका घर यही है असली। कितने राज्यों ने ये कहा। अब दूसरी बात ये होती है कितने, एक आखिरी बात में ये कहना होता है, कोई भी चीज है, हम नीरज जी तमाम बातें हो रही है, मैं सुन रहा हूं कि हम एक महायुद्ध लड़ रहे हैं। कोई भी आकर के वक्तव्यबाजी करता, जरा ये ध्यान में रखे, ये सरकार इस महायुद्ध में लड़ी हुई है और ये महायुद्ध जीतने के लिए जनता के साथ लड़ रही है। आपको अगर अपनी पैटी पॉलिटिक्स करनी है तो उसका जी ठीक है, तनेजा जी, सुप्रिया जी का समय आ गया, सुप्रिया जी का समय आ गया जी, साथ दीजिए। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। सुप्रिया जी मुझे सिर्फ अंत में इतना कहना है कि मैं फिर से वही बात कहूंगी कि बिना प्लानिंग का किया हुआ जो लॉकडाउन था, जिसका हम सब ने समर्थन किया, चाहे ऑपोजिशन हो चाहे देश की जनता हो, उसका सबसे एडवर्स इंपैक्ट, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब हुआ है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूर हुआ है। जो हर्षवर्धन जी ने बात कही कि राशन उनके लिए था, ये नीति जो अपनाई गई थी बिल्कुल गलत है। उनके पास वहां पर राशन कार्ड नहीं था, वो राशन के लिए आश्रित थे एनजीओ पर, पॉलिटिकल पार्टीज पर, कहीं कहीं राज्य सरकारों ने बने हुए खाने की मदद करी। तो कहीं पर हमें यह सोचना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। आप सैद्धांतिक रूप से इससे असहमत हो सकते हैं, आप जैसे अपना सिद्धांत मुझ पर नहीं थोप सकते, मैं आप पर नहीं थोप सकती हूं। बिल्कुल। और मुझे लगता है एक चर्चा इस माध्यम से होनी चाहिए कि चर्चा में हम समाधान ढूंढ पाए। और अगर सरकार ने ये ट्रेनें खोली हैं तो सरकार का मत है ये लोग अपने घर पहुंचे। सुप्रिया जी, सुरक्षित पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। सुरक्षित पहुंचाना जिम्मेदारी है। ट्रेन खोली गई है, बस खोली गई, वो इस मजबूरी में खोली गई है कि जो माइग्रेंट लेबर था वो सड़क पे उतर आया था, उसकी जान पे बनाई थी, इसलिए ये ट्रेन खोली गई है, इसलिए बसें खोली गई हैं और राज्य सरकारों के दबाव में खोली गई हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि राज्यों से इनको भेजना गलत था। जिस राज्य को धन्ना सेठ बनाया इन मजदूरों ने, जिसमें अपना खून पसीना 24 घंटे बहा के इनको अमीर बनाया, वो राज्य इनको 40 दिन नहीं रख पा रहे हैं और इनको अपने राज्यों में वापस भेजना चाह रहे हैं। ये है हमारे यहाँ की हकीकत, जिसका मैं विरोध करता हूं कि आपको अपने बच्चे की तरह उनको यहाँ रखना चाहिए था, उनका डर खत्म करना चाहिए था, उनके अकाउंट में पैसा डलवाने चाहिए था और आप केंद्र के पास जाते कि मैं अपने मजदूर को नहीं जाने देना चाहता, मुझे पैसे चाहिए। कोई एक राज्य सरकार इस मांग को लेकर नहीं गया। मेरा विरोध ये है। आप सहमत हो या नहीं हो, सच यही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज।